सो लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा वीक नहीं था, जहां निफ्टी ऑलमोस्ट 1% से करेक्ट हो गया एंड इसका मेजर रीजन था आईटी इंडेक्स जो अपने आप में 8% से क्रैश हुआ। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल निफ्टी 50 का एनालिसिस और इंपॉर्टेंट लेवल्स तो देखने ही वाले हैं, लेकिन मैं इसी के साथ में आईटी इंडेक्स का भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है और ये और कितना गिर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आईटी इंडस्ट्री के एक स्पेशल इनसाइट भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो सेक्टर एनालिसिस के सेगमेंट के लिए वेट करना, नहीं तो भी मैंने उसे टाइम स्टैम्प करके रखा है। इसके अलावा एफआईआई बाइंग सेलिंग डेटा में भी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, तो हम इस वीडियो में वो कवर करेंगे। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गौरव और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद दोडो जी। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट दिखाता हूं। देखिए ये प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी उसके अंदर ही पूरी बॉडी बनी है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखिए जब मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं ना, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है और ये थोड़ा सा साइन ऑफ कंसर्न भी है। साइन ऑफ कंसर्न नहीं है मेरे लिए, तो ये अच्छी ही चीज है। लाइक आई एम नॉट एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इंडियन मार्केट में, काफी दिन से बोल भी रहा हूँ क्योंकि हमारा मार्केट अंडर वैल्यूड नहीं है। प्लस पिछले वीक के वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी ने ब्रेकआउट नहीं दिया, गैप अप दिया। टेक्निकली निफ्टी ने कोई प्राइस एक्शन फॉलो करके ये लेवल को ब्रीच नहीं किया, बेसिकली यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई, सीधा मार्केट ऊपर खुल गया, तो ये सस्टेनेबल नहीं होता है। तो प्रीवियस वीक में ना जो गैप अनट्रेडेड जोन था उसके नीचे क्लोजिंग आई है। सो अब देखा जाए तो यहां से निफ्टी में एक एटलीस्ट गैप फिल तो होनी चाहिए। एक 1.5 या फिर 300-400 पॉइंट की जो गैप है, इतना फिल होना चाहिए। अगर ये फिल हो जाता है ना, तो निफ्टी का टेक्निकल सेटअप कम से कम क्लीन हो जाएगा। एज ऑफ टुडे देखो, प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई गैप्स जो होती है ना, ये वायलेशन ऑफ प्राइस एक्शन होता है। कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर को पता है कि भाई गैप्स जो होती है वो टेक्निकली धर्म के अगेंस्ट है उनके। प्राइस एक्शन चार्ट में अगर गैप आ जाती है तो फिर ये एक एनोमली होती है। तो ऐसी गैप्स अगर फिल हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि भाई टेक्निकल्स फिर लॉजिक बनाते हैं। सो जब वो ट्रेड डील अनाउंस हुई थी तो मार्केट एकदम से 26,300 पे गैप अप हुआ था, फिर ये इतनी गैप फिल किया और अभी इस वीक में, बेसिकली सेकंड वीक में, इस न्यूज इवेंट आने के सेकंड वीक में इतनी और गैप फिल कर लिया। अब जब हमारे पास में लगभग सर्टेनिटी है कि भाई पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी कैसी रहेगी, उसके बावजूद भी मार्केट बुलिश रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो ये भी आपको एक चीज समझनी है कि मार्केट एक्चुअली टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशन पे काम करता है, न्यूज इवेंट्स का लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। चलिए अब हम इसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि यहीं पे हमको इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने मिलेंगे और मैं अपने प्रीवियस लेवल जो मैंने प्लॉट किया था उन्हें विजिबल कर देता हूँ। एज यू कैन सी, प्रीवियस वीक में हम इनफैक्ट अब तो देखो इतने लगभग एक साल होते आ गए मुझे सेम वीडियो बनाते हुए। तो एज यू कैन सी कि भाई हम लोग जो लेवल बनाते हैं मार्केट वहां पे रिस्पेक्ट करता है। मार्केट गैप अप हुआ, इस लेवल पे आया, फिर वापस मार्केट गैप डाउन होकर कहां पे रुकता है? एक प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस पे। इसलिए प्राइस एक्शन सीखना एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि एक लाइफ स्किल आप एक्वायर करते हो। रिगार्डलेस ऑफ द न्यूज इवेंट्स, जो भी पॉलिटिकल चीज हो रही है, जो भी भाई आईटी सेक्टर में क्रैश आ रहा है, मार्केट कोई प्रेडिक्टेबल लेवल पे जाके ही गिरता है, कहीं जाके ही रुकता है। तो आप देख सकते हो कि भाई ये लेवल जो हमने पिछले वीक में, आप पिछले वीडियो में जाके देखना कि ये 25,450 का लेवल पहले से प्लॉट किया हुआ था क्या, एंड यस द मार्केट एक्चुअली स्टॉप्ड ओवर हियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा था कि भाई ये गैप जो है अनट्रेडेड जोन है, तो इतनी गैप थोड़ी और फिल अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब मार्केट अगर थोड़ा 1-2% गिर जाता है तो सस्टेनेबल रहेगा। सो निफ्टी के अगर अगले वीक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूं तो मैं 25,200 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा, फॉलोड बाय सीधा 25,000 का लेवल, ये वाला जो लेवल है। इनफैक्ट एक गैप जो है 25,000 के लेवल पे ही है, तो इतना अगर फॉल आ जाता है तो भी सस्टेनेबल रहेगा। इट इज नॉट अ साइन, मतलब ये ठीक रहेगा। अगले वीक आपका पोर्टफोलियो लाल दिख सकता है, अगर गिरता है मार्केट तो अगले वीक आपका पोर्टफोलियो लाल दिख सकता है, लेकिन ये समझिए कि जो इवेंट आया था उसके वजह से आपका प्रॉफिट आया था और वही प्रॉफिट फिर वापस नीचे भी आ गया। सो ले दे के आपका कुछ एडिशनल लॉस नहीं हुआ होगा यहाँ पे। अगर हम बुलिश सिनेरियो की बात करें, देखो एट दिस स्टेज ना ऑनेस्टली बुलिश सिनेरियो सिर्फ ऑल टाइम हाई के ऊपर ही है। अभी हम लोग एक कोई डायरेक्शन आई ही नहीं मार्केट में, मार्केट ने कोई ब्रेकआउट दिया ही नहीं। तो बुलिश सिनेरियो के लिए एज ऑफ टुडे 26,300 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, बेसिकली नया ऑल टाइम हाई जब तक नहीं बनता सस्टेनेबली, एक ग्रीन कैंडल, थोड़ी ग्रीन कैंडल 2-4 दिन, 2-4 वीक, 1-2 वीक के बेसिस पे जब ग्रीन कैंडल बनेगी तब हम बोलेंगे कि भाई ब्रेकआउट के लिए हम रेडी है। और ना एज ऑफ टुडे हम लोग बुलिश सिनेरियो को जरा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ओनली डाउनसाइड पोटेंशियल की अगर बात करें तो 25,200 फॉलोड बाय 25,000 ये गुड सपोर्ट्स है। और मेरे लिए, मुझे जो सपोर्ट्स का इंटरेस्ट है, जहां पे मैं अच्छे से बाइंग अपनी रिज्यूम करूंगा, वो है 24,600 का लेवल, फॉलोड बाय 24,300 का लास्ट सपोर्ट। इस वीक के लिए ये दो लेवल काफी है, तो आप इनके अलर्ट लगा लेना। और देखो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता है और आपको कोई सीखने का टाइम भी नहीं है ना, तो ये वीडियो को पॉज किया करो। अब दूसरे स्क्रीन पे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल, ट्रेडिंग व्यू खोलो, या फिर जो भी आपका डीमैट अकाउंट है वहां पे खोलो, और फिर वहां पे ये लेवल्स को एटलीस्ट प्लॉट कर लो। तो आप कैसा है कि मार्केट अभी गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, कम से कम एक अंदाजा तो लगा पाओगे। ओवरऑल
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, हर गिरते हुए दिन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका फायदा ही होगा लॉन्ग रन में। 5 साल के होराइजन में आप भी जानते हो निफ्टी 26,000 पे नहीं रहेगा, आराम से 40-50 का लेवल पार कर जाएगा निफ्टी। दिस हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ निफ्टी, और इंडियन मार्केट इतना बेकार नहीं है। टेक्निकली इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी शेप में, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। अभी वैल्यूएशन अच्छा नहीं है तो बाकी लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो जब बड़े लोग खरीदते हैं, वो कब खरीदते हैं? जब वैल्यूएशन अच्छा हो जाता है। तो वैल्यूएशन अच्छा कैसे होता है? जब कोई प्राइस गिर जाता है। तो गिरना इज नॉट अ बैड साइन, गिरना इज द साइन कि भाई हाँ, अब अच्छे लोग खरीदेंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। दैट इज हाउ द इकोनॉमिक साइकिल वर्क्स, राइट? मार्केट कभी लीनियर फैशन में ऊपर नहीं जाता है, मार्केट ऐसे सिक्लिकली ही ऊपर जाता है। चलिए, इसके ऊपर फर्दर ज्ञान मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब हम देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या कहता है। तो ये रहा ओआई का डेटा। मैं ओआई डेटा, पता है, मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग जो है ओआई डेटा को शायद कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आपको मैं एजुकेट कर पाऊँ, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ये जो टावर्स दिख रहे हैं आपको, देखिए, मोटे वाले टावर्स है और ये पतले वाले टावर्स है। तो इन मोटे टावर्स को ना आप बेयर्स समझो। बेयर्स वो लोग जो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, और ये पतले टावर्स को आप समझो कि जो बुल्स होते हैं। तो अब पतला टावर ऊंचा रहेगा, मतलब ज्यादा बुल्स है, और मोटा टावर अगर ऊंचा रहेगा तो ज्यादा बेयर्स है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, मुझे पता है कि आपको मैं थोड़ी देर में बता ही दूंगा, लेकिन आई वांट यू टू टाइप इट। जब हम इंडियंस लिखते हैं ना, हम लोग को लिख के सीखने की आदत है। जब हम लिख लेते हैं अपने हाथ से, तो हमको एक्चुअली कोई चीज समझ जाती है। तो प्लीज कमेंट में लिख के बताइए कि एज ऑफ टुडे आपको कॉल ओआई, दैट इज मोटे वाले टावर ज्यादा दिख रहे हैं या पतले वाले, बेरिश टावर ज्यादा दिख रहे हैं या बुलिश टावर। तो ऑफ कोर्स आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है, ये ज्यादा दिख रहा है। कॉल ओआई का मतलब क्या होता है? कॉल सेलर। कॉल, देखो, ऑप्शन बाइंग तो हम रिटेल इन्वेस्टर ही करते हैं, नहीं करनी चाहिए वैसे, तो वो प्रॉफिटेबल बहुत कम होती है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो बड़ा पैसा लेके आते हैं, वो ज्यादा क्वालिफाइड प्लेयर्स होते हैं, एंड उनको पैसे भी ज्यादा लगते हैं, राइट? सो ज्यादा पैसा कहाँ लगा हुआ है? कॉल सेलिंग पे लगा हुआ है। कॉल सेल करना मतलब बेरिश पोजीशन बनाना, और एक स्ट्राइक प्राइस नाम की एक चीज होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, बेसिकली 26,000 के नीचे मार्केट को रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। की क्या जाएगी? पैसे लगा दिए उन्होंने, ये पोजीशन वो ओवरनाइट लेके गए हैं। तो आप देख सकते हो कि लगभग 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट 26,000 पे, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,600 का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। सपोर्ट की अगर बात करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि देखो, इसके अंदर में आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार कॉल वाई हटा देता हूँ। तो ये सबसे बड़ी सपोर्ट की लाइन है अभी 25,500 जहां पे हम हैं, फॉलोड बाय सीधा 25,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा पुट ओआई है। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कॉल ओआई से कंपैरेटिवली पुट ओआई कम है, मतलब बुलिश नेचर मार्केट में कम है। ओके, इसे मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। ये अगले बेसिकली 17 तारीख की एक्सपायरी का था। इसे अगर हम मंथली टाइम फ्रेम 24 फेब के एक्सपायरी पे देखेंगे, तो अभी 25,000 पे इस मंथ के लिए देखा जाए, 25,500 पे, तो पुट ओआई ज्यादा है। मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे बुल्स आर स्टिल होल्डिंग देयर पोजीशन, और अगला सपोर्ट 25,000 के लेवल पे। तो ये दोनों ही लेवल बहुत लॉजिकल है, दोनों ही लेवल बहुत अच्छे रहेंगे। अगर हम बेरिश साइड की बात करें तो अभी 26,000 का लेवल इस महीने में ब्रेक होने के चांसेस कम है, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग भी एक फीडबैक देना कि ये ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस आपको यूजफुल लगता है क्या। मुझे पता है कि ये पैसों का डायरेक्शन बताता है, मुझे पता है कि एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, लाइक प्रैक्टिकल वीकली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी बहुत काम की चीज होती है, एंड इन्वेस्टर्स की भी काम की चीज होती है। लेकिन क्या ये डेटा कॉम्प्रिहेंड करने में आपके लिए आसान है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए, अब देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इंडेक्स पे कैसी पोजीशन बनाई है, और ये डेटा तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कोई पूछ भी रहा था कि भाई ये डेटा आप कैसे बनाते हो, तो मैं इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल कवर नहीं कर रहा हूं, बट ये वीडियो में मैं डेटा मिलता कहां से बता देता हूं। आप सिंपली गूगल पे टाइप करना ऐसे पार्टिसिपेंट वाइज ओआई डेटा एनएसी। ऐसा टाइप करोगे तो आपको पहली लिंक मिल जाएगी, एनएसी की जो लिंक होती है ना, ये लिंक पे क्लिक करना, नीचे जाना, और ये पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट जो है ना, ये वाली शीट डाउनलोड कर लेना, और इस शीट में फिर एफआईआई के डेटा को एनालिसिस करना। अब वो एनालिसिस किया हुआ डेटा मैं आपको भी शो करता हूं। तो देखो, आपके पास में तो एक बड़ी सी शीट बन के आ जाएगी, बट मैंने उस डेटा में से सिर्फ एफआईआई की पोजीशन को बेसिकली सॉर्ट करके रखा है। आप फॉर्मूले भी मेरे देख सकते हो कि कैसे मैंने एफआईआई की ही पोजीशन का एनालिसिस किया है, क्योंकि ले देखिए, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि भाई एफआईआई जब तक नहीं आएंगे तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा, एंड निर्मला मैम यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई थी। चलिए, उस चीज को साइड में रखते हैं। एफआईआई डेटा में थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। अगर प्रीवियस वीक आप देखोगे तो ये 18% लॉन्ग पोजीशन थी। इस वीक में फ्यूचर इंडेक्स पे उनकी पोजीशन कट के 19.3% हो गई है, मतलब लॉन्ग साइड पे पोजीशन थोड़ी बड़ी है, शॉर्ट साइड पे कम हो गई है। क्या ये डेटा बुलिश है? नो। क्या ये डेटा बुलिश रिवर्सल इंडिकेट करता है? नो। ये डेटा बुलिश रिवर्सल तब इंडिकेट करेगा जब एटलीस्ट 30% से ऊपर ये नंबर टॉपल हो जाए। इंडेक्स पे एफआईआईस की फ्यूचर ओआई पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की पोजीशन 30% से ज्यादा जब ऊपर टॉपल होगी,
अभी नीचे से आ रही है ऊपर, तो जब 30% से ऊपर टॉपल होगी तो हम एक रिवर्सल बोलेंगे, और 50% से ऊपर जाएगी तो हम बुल रन बोलेंगे। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अभी ना मेरे को 45 वीक्स हो चुके हैं ये वीडियो सीरीज डालते हुए, एक भी वीक हमने मिस नहीं किया, चाहे तबियत कैसी भी हो, चाहे हम अवेलेबल हो या इंडिया में हो, कहीं पे भी रहूं, मैंने ये वीडियो अपलोड किया है जस्ट टू एक्चुअली बी कंसिस्टेंट विद द यूट्यूब। बट अगर मैं आपको बहुत पुराना डेटा दिखाऊं, देखिए मई महीने का, पिछले साल के मई महीने का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं ना, तब 32% बुलिश नेचर था। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो भई ये 19 मतलब कम ही होता गया। ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पे डेटा दिखाया जा रहा हूँ। ये कभी भी बुलिश साइड पे टॉपल ही नहीं हुआ। इसलिए भी आप अभी ऑब्जर्व करोगे कि भाई मार्केट में बुलिश नेचर आया ही नहीं है। तो एफआईआई का इंडेक्स पे बुलिश होना कितना जरूरी है, आई होप ये समझ रहे हो। इस डेटा को हम वीकली ट्रैक करते हैं, इसलिए एटलीस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेटा बनाने की जरूरत ना पड़े। हर संडे सैटरडे को आपको डेटा मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि एफआईआई ने कैश मार्केट में क्या किया है। तो कैश मार्केट में ना पिक्चर थोड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट कुछ दिन उन्होंने प्रीवियस वीक में बाय किया था। देखिए मैं सिर्फ एफआई का डेटा आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस वीक उन्होंने कुछ दिन बाइंग की थी, तो मैंने भी आपको बोला था कि भाई थोड़ा अच्छी बात है, थोड़ी तो भी बाइंग आ रही है। फ्राइडे के दिन उन्होंने जितना बाय किया था उससे ज्यादा सेल कर दिया। मतलब ले दे के एफ आई आर स्टिल नेट सेलर्स। देखो मैंने ये चीज भी आपको बोल के रखी कि एस को बढ़ाना ये एक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। आप इवेंचुअली हेजिंग जो करता है, एफ आई एस डी आई एस हेजिंग करते हैं, उनको पता है कि भाई इंडिया का कोई स्टॉक है, मान लो रिलायंस है, वो रेजिस्टेंस पे आ गया, तो वो स्टॉक को नहीं बेचने की जगह उसको हेज करेंगे। पर वो हेजिंग आप उनके लिए महंगी कर दे रहे हो, टैक्स उनके लिए कम नहीं कर रहे हो। तो एफ आई आईज आर स्टिल नॉट वेलकमिंग दिस डिसीजन। अंडर वैल्यूड होगा तो डेफिनेटली वो खरीदेंगे। इंडिया में एक्सपोनेंशियल को ग्रोथ दिखेगी, कुछ ऐसा कोई नया सेक्टर उभर के आता है तो भी वो इन्वेस्ट करेंगे। बट एज ऑफ टुडे इंडियन इकोनॉमी इज अ बेसिक इकोनॉमी। मतलब हम लोग कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमी अच्छा कर रही है ओवरऑल क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन हम कुछ नया बना नहीं रहे, कोई इनोवेशन हो नहीं रहा है। एंड गवर्नमेंट का कैपेक्स भी कुछ बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रहा है हमको, तो ऐसे में कोई ओवर वैल्यूड बाइंग करेगा नहीं। पिछले वीक में हम लोग ने एक सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखा था जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, एंड क्लियरली आप अभी देख सकते हो कि एफआईआई उसी चीज को प्रेफर कर रहे हैं। 7,000 करोड़ की सेलिंग इन जस्ट वन डे, दैट इज इनफैक्ट फ्राइडे के दिन ही तो हमारा मेजरली पोर्टफोलियो रेड हुआ था, राइट। एंड अगर मंथली बेसिस पे देखूं तो अभी इस महीने फिर से वो नेट सेलर्स ही आ गए हैं। दे हैव बीन सेलिंग सिंस सो लॉन्ग। जुलाई महीने से बेचना जो चालू किया अभी तक के रुके ही नहीं है वो। सो ओवरऑल जब तक एफआईआई एग्रेसिवली कैश मार्केट में बाइंग नहीं करेंगे, बुलिश नेचर थोड़ा दूर की बात है। चलिए फाइनली देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया है और कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को पीछे खींचा है। सो देखिए पिछले वीक के टॉप सेक्टर्स थे निफ्टी मीडिया, हम इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक्स अभी भी अच्छा चल रहा है। हमारे बुलिश ट्रेंड में जो थे ये निफ्टी पीएसयू बैंक्स हमने पिक किया था। मेटल इंडेक्स भी हमने पिक किया था, मेटल इंडेक्स ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। अब मेटल का जो कैपिटल है ना वो स्पेशलिटी मेटल, बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल से भी शिफ्ट होके स्टील्स की तरफ ही आ रहा है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे के मेटल स्टॉक्स अभी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू दैट कॉपर एंड ऑल जो उन्होंने पहले रनअप दे दिया, फिर वो ओवर वैल्यूड हो गया और वो गिरने लग रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स का एनालिसिस है, आप उसे चेक कर सकते हो। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ी रिकवरी देखने मिली, डिफेंस सेक्टर में भी थोड़ी रिकवरी देखने मिली, अच्छी बात है। डिफेंस सेक्टर भी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा होता है, मैंने अपने एक एनालिसिस वीडियो में से कवर भी किया है। और अब पिटाई की बात करें, कौन सा सेक्टर ने मार्केट को नीचे खींचा है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली बाकी सारे सेक्टर नॉर्मल थे, लेकिन ये एक सेक्टर मार्केट में सबसे ज्यादा हाईलाइट में, दैट इज आईटी इंडेक्स। 8.5% का करेक्शन इन वन वीक। एक एआई एजेंट है क्लॉड ने जो बनाया है, उसके मदद से ऐसा कहा जा रहा है कि एटलीस्ट एंट्री लेवल जो जॉब्स है ना वो हट जाएंगे। अब देखो इंडियन आईटी इंडस्ट्री का मैं आपको एक छोटा सा इंसाइट देता हूं। हम लोग एज सच इनोवेशन वाली आईटी इंडस्ट्री नहीं है, हम एक चीप लेबर है। बेसिकली जो काम अमेरिकन भी कर सकते थे वही हम काम करते हैं, लेकिन हम उनसे सस्ता करके देते हैं। हमारे लेबर को कम पैसा देना पड़ता है, दैट इज द ओनली पर्पस वाई इंडियन आईटी सेक्टर ने इतना बूम किया, बिकॉज हम लोग एक सस्ती सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो बेसिकली हमारी बिलिंग क्या होती थी, अगर मान लो मैं इन्फोसिस हूं और मुझे 10% रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, 10% हायरिंग बढ़ा दूंगा और 10% वहां पे दिखा दूंगा मेरी बेंच बहुत स्ट्रांग है, तो आप मुझे और प्रोजेक्ट्स दे दो और अपना डेटाबेस हैंडल करने के लिए दे दो। तो ये मोटा मोटी आईटी सर्विसेज का बिजनेस मॉडल था। अब लेकिन अगर रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो उनको मैन पावर हेड काउंट बेस्ड मॉडल जो था ना वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब एआई एजेंट जो है ना वो एंट्री लेवल जॉब्स के ऊपर में बहुत एक इंपैक्ट ला रहे हैं। अब मैंने इसके ऊपर में एक छोटा सा सर्वे करवाया था, बहुत ज्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पार्टिसिपेट करना आप भी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो मेरे इस सर्वे में मुझे पता चला कि एग्जिस्टिंग आईटी एम्प्लॉयज ऑफ इंडिया दे आर नॉट सेइंग कि भी अभी भी जो एआई मॉडल है वो उनके जॉब को खतरे में डाल रहा है। बेसिकली दे आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि भाई हमारा जॉब जो है वो बिल्कुल स्टडी रहेगा, हमारी जरूरत अभी भी इंडस्ट्री को है। बट अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई एआई इंडस्ट्री से या फिर एआई रेवोल्यूशन से आपके जॉब मार्केट में कितना इंपैक्ट पड़ा है।
और मुझे ये बताओ कि अगर पहले कोई काम करने के लिए 10 लोग लगते थे, तो क्या अभी भी 10 की ज़रूरत है या फिर कुछ भी इम्पैक्ट आया है क्या उसमें? ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी को भी हेल्प करेगी और अगले वीक में मैं उसका फ़ॉलो-अप आपको आंसर भी दे पाऊँगा। सो मोटा-मोटी टू समराइज़ आईटी इंडस्ट्री, जो हेड काउंट बेस्ड मॉडल था ना, वो अब नहीं चलेगा एंड इन कंपनीज़ को, आईटी कंपनीज़ को भी अभी थोड़ा इनोवेशन दिखाना पड़ेगा एंड मोस्ट ऑफ द बिग आईटी कंपनीज़ आर एक्चुअली डेवलपिंग देयर ओन एआई प्लेटफॉर्म ऑल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ये चीज़ पता नहीं थी, ये उनको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है और उन्होंने भी थोड़ा बहुत इवॉल्व किया, बट यूजुअली इंडिया थोड़ा स्लो ही इवॉल्व करता है। अब मैं आपको आईटी इंडेक्स का एनालिसिस दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले ना एक बार मैं इन्फोसिस स्टॉक के एग्जांपल से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्या आपको ट्रैक करना चाहिए। देखिए, ये मैंने इन्फोसिस का कुछ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोला है, जहाँ आप देख सकते हो कि इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन लगभग 25-27% के आसपास रहता है। तो ये ठीक मार्जिन है, एक आईटी सर्विस बिज़नेस के हिसाब से ये ठीक मार्जिन है। बट नाउ हियर मी आउट, अब ये कंपनीज़ को हेडकाउंट कम करना है और एआई बॉट्स को इंक्रीज़ करना है। बेसिकली एआई की मदद से अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। एफिशिएंसी मतलब इनकी ऑपरेशनल मार्जिन बढ़ जानी चाहिए। सो अगले जब क्वार्टर्स पे इसकी अर्निंग आएगी ना, आपको क्वार्टर्स पे देखने मिलेगा, तब आपको इतना चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 25-26 से बढ़ के, लाइक 25-26 का जो अभी एवरेज इनका ऑपरेशनल मार्जिन है, उससे बढ़ के क्या ये 30 तक के टच हो जाता है, 30-35 तक चले जाता है क्या? अगर ऑपरेशनल मार्जिन 30-35 टच कर जाएगा, मतलब कंपनी ने प्रॉपरली जितने लोगों को सैक करना था उनको कर दिया और उनको रिप्लेस करके एआई को इनकॉर्पोरेट कर लिया। इफ यू सी दिस हैपनिंग, देन आप समझ जाना कि भाई आईटी सेक्टर ने अडॉप्ट कर लिया है और अब ये बुल रन की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि एज ऑफ टुडे आईटी सेक्टर में आपको निफ्टी आईटी का वैल्यूएशन दिखाता हूँ। ये रहा निफ्टी आईटी का चार्ट, निफ्टी आईटी का पीई रेशो। तो एज ऑफ टुडे इंडियन आईटी सेक्टर इज एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड। अगर यही बिजनेस मॉडल चलता रहा तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय इट। लेकिन अभी बिजनेस मॉडल में चेंज आ रहा है ना, दैट इज वाई हम इस पे एग्रेसिव बाइंग अभी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। नेचर ऑफ बिजनेस इटसेल्फ इज चेंजिंग। इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियरली ऐसे नहीं बोल पा रहा हूँ कि भाई अंडर वैल्यूड है तो मैं खुद बाय कर रहा हूँ। बट ओवरऑल देखा जाए तो आईटी इंडेक्स जिस वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। चलिए फाइनली मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट दिखा देता हूँ। ओके, सो ये है निफ्टी आईटी का चार्ट। अगर ये देखोगे आप, 2021 का एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल था, तो यहाँ पे मार्केट ने काफी दिन कंसोलिडेट किया, आईटी इंडेक्स ने कंसोलिडेट किया, एक ब्रेकआउट दिया, वही अभी 2024 का हाई, फिर मार्केट करेक्ट हो गया और अभी यही इसका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बेसिकली आईटी इंडेक्स के लिए 26,000 का लेवल भी वेरी अट्रैक्टिव। चाहे रेवोल्यूशन आए या ना आए, इस लेवल पे तो बाइंग एसआईपी तो जरूर बनती ही है। अब ट्रेंड की अगर बात करी जाए तो देखो, ये प्रीवियस स्विंग लो था, ये ब्रेक हो गया और अभी ये जो मेजर प्रीवियस स्विंग लो जो था, ये जून 24 का जो लो था, फॉलोड बाय मार्च 25 का लो, ये दोनों लोस को अभी मार्केट ने ऑलमोस्ट विजिट किया है। अगर ये लो नीचे साइड डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है, अगर ये लो बेसिकली मान लो 31,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो आप समझेंगे कि 26,000 का लेवल इज क्वाइट विजिबल और यहाँ पे आपको अच्छी इन्वेस्टिंग करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर रिवर्सल की बात करो ना, तो अभी फिलहाल इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो रिवर्सल को थोड़ा टाइम लगने वाला है। इतना तो आप मान के चलो। मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक एनालिसिस दिखाता हूँ, और ये एनालिसिस सिर्फ इंडेक्स के लिए नहीं है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। कोई भी चार्ट पे, बिटकॉइन हो, कोई बड़ा स्टॉक हो, अगर इतनी बड़ी रेड कैंडल, रेड मारा बूजो कैंडल क्या इंडिकेट करती है? फुल बेरिश नेचर, फुल सेलर्स, नो बायर्स। अगर बायर्स नहीं है, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है इस वैल्यूएशन पे स्टॉक को खरीदने में, इंडेक्स को खरीदने में, मतलब थोड़ा दिन बेरिश नेचर रहेगा। तो आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, फिर वो अभी तक के रिकवर नहीं हुई, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी और एक और बड़ी रेड कैंडल बन रही है। मंथली टाइम फ्रेम पे एक लोअर लो फॉर्मेशन है, मीनिंग यहाँ पे आईटी इंडेक्स थोड़ा सा दिक्कत में रहेगा। क्या आईटी इंडस्ट्री खराब है? नो। क्या आज फंडामेंटली खराब है? नो। क्या अंडर वैल्यूड है? यस। लेकिन क्या बिजनेस रेवोल्यूशन हो रहा है? क्या इन कंपनी ने अडॉप्ट किया है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो जब तक इस चीज का जवाब नहीं आता, तो आईटी इंडस्ट्री अनसर्टेन सेगमेंट में रहेगी। बट ऐसे में घबराना नहीं और पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, अनलेस आपने लेवरेज लेके ट्रेडिंग कर रही है। सो आईटी इंडेक्स के ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप मार्क कर लेना, इनके अलर्ट लगा लेना। चलिए, टू समराइज द इंडियन मार्केट एज ऑफ टुडे, हम लोग अभी फेयर वैल्यूड से लेके ओवर वैल्यूड कैटेगरी में है। अंडर वैल्यूड हम नहीं है, हम एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड नहीं है, तो यहाँ से कोई क्रैश नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू मी, बॉटम इज ऑलरेडी मेड। जितना गिरना था मार्केट पिछली बार जो गिरा था, उससे ज्यादा और नहीं गिर सकता। तो हर लोअर कर्व पे आप यहाँ पे एसआईपी को कर सकते हो। इन जनरल मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करो, क्योंकि कोई अच्छी कंपनी सस्ते में मिल रही है तो उसको अक्यूमुलेट करना चालू करो। आप खुद जानते हो कि इंडिया एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने ही वाला है, तो इस इकोनॉमी में इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एंड ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट कभी गिरता नहीं है, हमेशा गिरता है, और गिरने पे ऐसी ही फीलिंग्स आती है जो आपको आज महसूस हो रही है। तो ऐसे में जो लोग बाय कर पाते हैं उनको लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, और ऐसे में जो सेल कर देते हैं वो तो फिर स्टॉक मार्केट में वापस कभी नहीं आते। चलिए, विद दैट सेड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।